अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफ़र सवाल है पाकिस्तान का। हर तरफ जो है वो JIT की ही गूंज है कि जो कुछ कराची में होता रहा है, ख़ास तौर पे जब लियारी की बात की जाती है उज़ैर जान बलोच के हवाले से, तो वो चीज़ें जो हैं वो अब आके कम से कम जो हैं वाज़े हो जानी चाहिए कि इतना जो खून बहा है वो उसके पीछे कौन था। इसी तरह बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से भी ये सवाल है। तो एक बहुत बुरा वक्त जो है इस शहर कराची ने देखा है, और आज भी जो है वो सियासत हो रही है और इंसाफ का जो हक अदा होना चाहिए उसका इंतज़ार हो रहा है। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दो बहुत अहम इशू हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का है। आवाज़ तो सिर्फ कराची के हवाले से उठाई जा रही है कि जनाब कराची इलेक्ट्रिक जो है वो पिछले 15-20 दिनों से ख़ास तौर पर जो एक तूफ़ान मचा हुआ है कि लोड शेडिंग का, और ख़ास तौर पे 2 दिन से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो पूरा शहर जो अंधेरे में डूबा हुआ है, तो ये कैसे अंधेरे ख़त्म हो सकते हैं रोशनियों के शहर में। लेकिन ये सूरत पूरे पाकिस्तान के अंदर है और सिंध में जो है ज़्यादा है, पूरे सिंध की बात की जाए, लेकिन शायद वहाँ से इतनी आवाज़ नहीं उठ पा रही है जो उठनी चाहिए अगर कहीं पर इस तरह की ज़्यादती हो रही है। दूसरा जो रेन एमरजेंसी है उस सिलसिले में क्या हुआ है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदुखेल साहब जो कि लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, मारूफ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब रेहान हाशमी साहब, साबिक MNA हैं, उसके साथ साथ चेयरमैन DMC सेंट्रल कराची हैं, बल्दियात को का निज़ाम संभाले हुए हैं सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आज मैं देख रहा था कि पब्लिक ये कह रही है कि भाई हुकूमत तो एक्शन लेती है और वो एहतजाज नहीं करती, और आप जो हैं वो पिछले 2-3 दिनों से धरने पर हैं कराची इलेक्ट्रिक के सामने। अब ये इस दफ़ा तो आप नहीं कह सकते क्योंकि हर चीज़ के अंदर तो 18वीं तरमीम याद आ जाती है PTI को कि भी, लेकिन ये कराची इलेक्ट्रिक के मामले में ऐसा नहीं है, तो वो वहाँ तो 18वीं तरमीम पे तो इसका मलबा नहीं डल सकता। तो अवाम ये कह रही है, जब आज हमने लोगों से कुछ जाना पब्लिक के दरमियान, आज हम गए कि भाई ये एहतजाज तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने PTI को करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। इसमें एहतजाज कैसा, यानी जो MNAs MPAs हैं ये आपकी बात भी जो है वो क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं सुन रहे। और आज आमिर लियाकत ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उन्होंने जब उमर अयूब खान साहब से जिक्र किया कराची में जो ये अंधेरों में डूबा हुआ है, तो उन्होंने उसको डिसओन कर दिया कि भाई कराची के हवाले से वो कुछ नहीं कर सकते। आफ्ताब सिद्दीकी साहब। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है आवाज, जी फरमाइए। हेलो जी आ रही है आवाज जी। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और 2005 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी, और उस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन जो थी अल-जामा कंपनी थी जो कि सऊदी अरब की थी और जिसकी रजिस्ट्रेशन कैमरॉन आइलैंड में हुई थी, और 2009 में जाके इसकी अमेंडमेंट हुई और अबराज ग्रुप आया, और जो अमेंडमेंट हुई कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट भी अभी पब्लिक के सामने नहीं है, और इसको जो कंट्रोल कर सकता है वो एक नेपरा है, जो नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके थ्रू इनके टैरिफ वो सारे कंट्रोल होते हैं। नेपरा ने पब्लिक हेयरिंग रखी है फ्राइडे के दिन। इशू जो है सबसे ज्यादा पिछले 10 साल से देखें, वो 1 साल या 2 साल के नहीं है, पिछले 10 साल से हर समर में इनके जो क्राइसिस बढ़ जाते हैं, लोड शेडिंग बढ़ जाती है, ओवर बिलिंग इनकी बढ़ जाती है, इसके अलावा इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, पिछले साल तो डेथ्स भी हुई हैं। सर आफ्ताब साहब, ये नेपरा ने कोई फौरी एक्शन नहीं लेना चाहिए था एक ऐसे मौके पे जब कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स बंद हैं, सिनेमा बंद हैं, इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, बस जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम की जो रिक्वायरमेंट मौजूद है, उसके बावजूद आप टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं और आप बिजली नहीं दे रहे। फर्नेस ऑयल का भी एक इशू मौजूद था लेकिन वो भी जो है हल कर लिया गया, उसके बावजूद ये सिलसिला जारी है। देखिए, बैकग्राउंड समझेंगे तो इस मसले का हल निकलेगा, उसके बगैर मसले का हल नहीं निकल सकता। जो प्राइवेट इदारा है उसको नेपरा कंट्रोल करती है टैरिफ की हद तक, और उनकी रेगुलेटरी को कंट्रोल करती है। 24 जून को पहली मीटिंग मेरी और कुछ MNAs की उमर अयूब के साथ मोहन सलवी से हुई थी, इलेक्ट्रिक MD से। उन्होंने कमिट किया था कि हम 28 जून तक जो है ना लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, और उसके लिए उनको जो रिक्वायरमेंट थी वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी गई। फर्नेस ऑयल के हवाले से,
गैस के हवाले से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही उनकी आए पाएँ शायद थी जो एज यूजुअल वो करते हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में 2.5 घंटे की इनके साथ मीटिंग हुई। ये इदारा प्योरली फाइनेंस के लोग इसको मैनेज कर रहे हैं और इनके ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं है। हमारी हमने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की संडे के दिन, जो हमारे मुतालबात थे, एक तो बेसिक जो ज़ाहिर है कराची के हवाले से कि लोड शेडिंग और उसके अलावा जो ओवर बिलिंग वगैरह का, अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो इन्होंने जो अपनी जनरेशन बढ़ानी थी वो उसमें सिर्फ 1057। सर ये सारे एक्शन वफाकी हुकूमत ने लेने हैं। सवाल मेरा यही था, ये तो बिल्कुल आपने मसला समझा दिया, इसकी हिस्ट्री भी बता दी, लेकिन वहां से सरकार जो है वो एक्शन नहीं ले रही, प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक्शन नहीं लिया जा रहा। सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं ले सकता, आप इस बात को समझिए। और दूसरा देखें, असल चीज जो है ना, हमने तो ये तो हर साल होता है, हिट कहाँ करना है, हमने करना है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि यहाँ पे मोनोपोली क्यों है कराची में। एक ही कंपनी है जिसके पास जनरेशन भी है, ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है। कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ इसी हवाले से, वहां पे हमारी मीटिंग है। फिर हमने नेपरा को पाबंद किया है। नेपरा ने फ्राइडे के दिन पब्लिक हियरिंग रखी है। नेपरा ने इनको लेटर इशू किए हैं। ये एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल का गन नहीं है, पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो इनके बड़े इश्यूज हैं। आप देखें कि 10 साल अभी ये प्राइवेटाइज होने जा रहे थे, मजीद जो है ना ओनरशिप चेंज हो रही थी शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ। अब इनके शेयर की वैल्यू इसका 3 रुपए है। पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई डिविडेंड पर नहीं दिया। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अब हमने कांटेक्ट करना शुरू किया है। इसको परमानेंट बेसिस पे कराची के अवाम के लिए परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व करेंगे, टेम्परेरी रिजॉल्व नहीं करना है। और इसमें कराची के हम सारे MNAs और MPS मौजूद हैं। अभी भी तीसरा दिन है, आज जो है ना कई इलेक्ट्रिक के सामने हमारे MPS बैठे हुए हैं, स्ट्राइक के लिए हो रही है, धरना दिया हुआ। आप इनकी बेहिसी देखें, ये इन्होंने अभी तक हमसे कांटेक्ट नहीं किया। हमारे जो MPS वहां पे बैठे हुए हैं, इनको परमानेंट बेसिस पे। फिर मैंने रिजवान जो इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की थी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें तमाम MNA MPS ने एग्री किया कि हम इनको पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहां से इनको सेटल किया जाएगा। इनके सर ये हर गवर्नमेंट भी हर इशू के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अली जद्दी साहब भी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सर तो एक्शन लेना है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होगा क्या? ये तो विफाक के पास जो है इसका एक रेगुलेशन मौजूद है, इसकी अथॉरिटीज मौजूद हैं, नेपरा के पास अथॉरिटी मौजूद है, तो वहां से जो है एक एक्शन हो सकता है। रिजवान आपको सुनकर ताज्जुब होगा, नेपरा ने इनको 8 लेटर्स भेजे हैं, मैं भी आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। 8 के ऊपर इन्होंने जब एक्शन लिया तो स्टे ले लिया। अब बताइए, जब स्टे ये नेपरा के ऊपर स्टे ले लेते हैं, आपको मालूम है कितने पावरफुल लोग हैं, फाइनेंशियली हर एक को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इस दफा ये नहीं होंगे, मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। आप अगर नेपरा लेटर भेजता है, इनके ऊपर सख्ती करता है तो स्टे ले लेते हैं। ये भी हमने देखना होगा। ठीक है, मैं देखता हूं कि आप अपोजिशन में क्या मौक़िफ़ है। कादिर मंदुखेल साहब फरमाइए। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा जब ये कोरोना का सिलसिला आया तो CM सिंध ने एक बाकायदा ऑर्डिनेंस जो है ना इसके लिए भेजा था बिल गवर्नर के पास कि बिजली की जो रेट टैरिफ है उसमें कमी ला जाए। तो गवर्नर ने एकदम मुस्तरद कर दिए और ये कहा कि वफाकी अदारा है सिंध का क्या काम। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पिछले ही हफ्ते वफाकी काबिना ने इनके रेट गलबन 2 रुपये 80 पैसे 90 पैसे बढ़ा दिए। कौन से कानून के तहत? इख्तियार था, अंडर था तब। तो ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए MNA MP ये बैठ रहे हैं। ये 22 साल की ट्रेनिंग है इनकी कि किस तरह आवाम को कर सबज बाग देना क्या है। आपका अदारा है, आप उसकी क्लेम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट तो कह रहे थे कि रेट कम करो, आपने वो ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। फिर पिछले हफ्ते आपने बिल पैसे बढ़ा दिए और इधर आपने तमाशा बना के रखा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। भाई लोग इन चीज़ से बेवकूफ़ नहीं बनते। प्रैक्टिकली कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हर आदमी जानते हैं। कम से कम दर्द तो महसूस किया ना। ये दर्द है, ये जो भी ऑर्डिनेंस में उस तरह आपका अभी तक जो पुरजोर एहतजाज होना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट एज अ कैपिटल ऑफ योर प्रोविंस कराची, वो भरपूर नजर नहीं आया। हमारा 50 साल का सियासी जदोजहद का कुर्बानियों का इनका है लोगों को बेवकूफ बनाने की जदोजहद वो अभी तक कर रहा है। ये समझ रहे हैं कि लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ये सारी चीजें तो अभी पिछले दिनों की बात है ना, सब आवाम को पता है। ये जितने मर्जी है धरना दे और फिर पिटीशन की बात करें। मेरे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2017 से पिटीशन चल रही CPD 41 2017। होना क्या है, वो बड़े बड़े से वकील रखे हुए हैं, आगे पीछे रिपोर्ट आते हैं, एडजर्न करते हैं, ये करते हैं, कुछ भी नहीं करना है।
ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पिटीशन भी दाखिल करेंगे, कुछ दिन यहाँ धरना देंगे, फोटोशूट भी बनाएंगे, समर सीजन निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। रेहान हाशमी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 2015 में मेरी जानिब से एज ए मेंबर नेशनल असेंबली नेपरा को और के इलेक्ट्रिक को हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस और इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कॉल की थी। एक बहुत ही वाज़ेह स्टैंड था, वो ये था कि जितने भी मीटर्स ये डिस्कनेक्ट करते हैं उसमें 99% मीटर्स में डिफॉल्ट करार देते हैं, क्योंकि इनके पास टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थर्ड पार्टी नहीं है, इन्हीं की अपनी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। दूसरी चीज़ कि मुख्तलिफ जगहों पे लोड शेडिंग करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मिलकर बिल पे करें। ये तो गमाल बनाने वाली कैफियत थी उन दिनों में, अब बेहतर हुई है, कम हुई है। तीसरी चीज़ ये थी कि जो टैरिफ डिटरमाइन किया है नेपरा ने, वो 2 रुपए पर यूनिट ज़्यादा किया था कराची के लिए। इनकी अपनी जनरेशन कैपेसिटी अगर नहीं थी तो 650 मेगावाट जो था वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया था, नेशनल ग्रिड में शामिल हुआ। इनके मुआहदे में लिखा हुआ है कि इन्होंने कैपेसिटी इन्हांस करनी है, इन्होंने जनरेशन कैपेसिटी को इन्हांस करना है, इसके अलावा अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी डाइवर्जन करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन प्लस जनरेशन दोनों चीज़ों के हवाले से है। किसी भी सिविलाइज माशरे में मार्केट, यूटिलिटी मार्केट मोनोपोलाइज्ड नहीं होती, ओलिगोपॉली होती है। 3, 4, 5 कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो कि किसी को भी मोनोपोलाइज नहीं करने देते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत आसान तरीका है, अभी हमारे पीटीआई के 2 अक्सरियत में है, नेशनल असेंबली हाईएस्ट फोरम है, आप रेजोल्यूशन मूव करें और एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर सिंध के एमएनएज मूव करके उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करके वाज़ेह स्टैंड लें। आप अक्सरियत का फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास अक्सरियत नहीं थी, हम कराची वाले एमएनए से चीखते चिल्लाते थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग। आज आपके पास ये एज है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई के एमएनएस एमक्यूएम के लोगों के साथ और सिंध के एमएनएस के साथ मिलकर जो के इलेक्ट्रिक जिस तरह के सितम ढा रही है, आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भाई की जानिब से और तमाम अरकान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत लेट की गई। वैसे नहीं, मुस्तकिल कल भी सवाल किया था, ख्वाजा हमारे प्रोग्राम में थे कि मैं तो मुत्तहिदा का नुमाइंदा होने के नाते आपसे कह रहा हूं कि मेरी तो चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है। 2015 से हम मुस्तकिल कह रहे हैं चीजों को और मुस्तकिल जो कोर इशूज हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका है, आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुस से एक चीज डिसाइड करें, इतने लंबे धरने और इतनी एक्सरसाइजेस की जरूरत भी नहीं होगी। कल जा रहे हैं, एक कॉलिंग अटेंशन और एक रेजोल्यूशन मूव करें, पार्टी साथ देगी। बिल्कुल, ये देखें एक ऑफर आ गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से कल फिर कुछ एक्शन जो है वो हो सकता है जो आप जा रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मोनोपोली जो है वो खत्म की जाए या मजीद लोगों को आए जो डिस्ट्रीब्यूशन में भी और ट्रांसमिशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस जनरेशन में। आप देखें कि 600 मेगावाट 600 से 700 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट इनको देती है। जब हमने इनसे कहा कि शॉर्टेज अगर आपके पास है, कभी ये कहते हैं 2400 मेगावाट की जनरेशन है, 400 की शॉर्टेज है, कभी ये कहते हैं 500 की शॉर्टेज है, कभी 600 की शॉर्टेज है। इनसे जब सवालात किए, ठीक है जी, आप जो है अवामी नुमाइंदे हैं, नेशनल मेंबर नेशनल असेंबली हैं जनाब, यहाँ आप सब जो है, अगर आप भी दर्द नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इस वक्त लोगों की बहुत बुरी हालत है। इस वक्त सड़क पे निकलकर किसी भी शख्स से पूछ लीजिए तो आपको बता देगा। टाइम एक ब्रेक का, और इसके बाद हम बात करेंगे कि रेन एमरजेंसी में किस तरह से गवर्नमेंट ने क्या डिलीवर किया। सवाल पाकिस्तान का वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का रेन एमरजेंसी की तरफ मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले जरा कराची के रोशनियों के शहर, कराची रोशनियों के शहर, उसके अंधेरों की बात हो रही है, कराची इलेक्ट्रिक की। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जाते जाते कल आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, और फरमा दें कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला है 2017-18 का, और वो मुसलसल, और वो अब लिया जा रहा है कोरोना वायरस के इस दौर के अंदर, जहाँ पे ये बल्कि माफ़ कर देने चाहिए थे यहाँ पे बिल जो हैं वो 3000 से कम वाले जो हैं उसकी तरफ से नजर देखा गया, लेकिन उसके अलावा भी मिडिल क्लास जो है बहुत मुश्किल के अंदर है। तो ये वो भी लिया जा रहा है इसके अंदर जो है। तो कम से कम ये होता है कि हुकूमत वो सब्सिडी दे देती, कुछ ऑनरशिप होती, कुछ जो है या और आगे बढ़ा दिया जाता कि कम से कम इस सीज़न के अंदर कि जब कारोबारी लोग वैसे ही मुश्किल के अंदर हैं, तो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्जेस और जो टैक्सेस और एक्स्ट्रा टैक्सेस जो लगाए गए हैं जो बिल के अंदर मौजूद होते, कम से कम वो तो ना लिए जाते। अच्छा रिजवान, देखें आप सिवाय सिंध के कराची के, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, बाकी जगह तो 300 यूनिट तक के ये आसानी दी गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। इनके साथ जो है ये एक प्राइवेट इदारा है, और हमने कल भी ये बात की थी कि इनकी परफॉर्मेंस अगर सही हो तो लोगों को इनका टैरिफ बढ़ने पे कोई एतराज़ नहीं हो सकता, मगर क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है
दूसरा मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि जो अपराज कैपिटल आई है वो 2009 में आई है, वो किसका था? सूबाई गवर्नमेंट किसकी थी, फेडरल में किसकी गवर्नमेंट थी? और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो अमेंडमेंट हुए हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए हैं। पिछले पीपल्स पार्टी ने अपने 10 साल, 13वां साल चल रहा है, 13 साल में 2 साल हटा दें हमारे, तो 11 साल में क्या किया इनके लिए? जबकि फेडरल में आप थे, आप सूबाई में भी थे, आज यहाँ आप बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई वो उनको ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। देखिए कल मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी मैंने स्पीच करनी है असेंबली में, हम नेपरा के साथ भी मीटिंग करने जा रहे हैं, सारे एमएनएस मिल रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मसले को हल करेंगे। मैंने परसों संडे को ये कमिटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंशाल्लाह अगला साल जो होगा वो इस साल की तरह नहीं होगा, ना ओवर बिलिंग होगी, ना इरेगुलरिटीज होंगी, और लोड शेडिंग ऐसी नहीं होगी जो इस तरह के रोशनियों के शहर को अंधेरे में तब्दील कर। ठीक है कादिर खान मंदोखिल साहब, मुझे जी ऐलान ये कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कर रहे हैं ऐलान? नहीं, मकसद ये वो एफर्ट्स करेंगे ना, जाके उन एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कही जनाबे वाला कि जो जुल्म किया गया पाकिस्तान के साथ, जिसकी तरफ इमरान खान साहब जो है कई बार इशारा करते हैं कि इतनी महंगी बिजली जो बस जो यूनिट्स लगाए गए और हमने जो फ्यूल की मद में, यानी हम सारी बिजली जो है वो फ्यूल से पैदा कर रहे हैं, जो हमें हाइड्रो की तरफ चले जाना चाहिए था बहुत पहले, वो हम नहीं कर सके। तो ये बड़ा जो है ज़बरदस्त जो माफिया है, पेट्रोल माफिया, जिसने सब कुछ तबाह बर्बाद किया हुआ है, आज भी उसको कंट्रोल करना या लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। वो हुआ आपके दौर में ये सारा? देखिए हम तो थे ही बुरे, नवाज शरीफ वाले भी बुरे थे, ये तो खान आएगा, इनकलाब लाएगा, पता नहीं क्या लाएगा, वो जो डांस पार्टी हो रही थी, इसलिए ये तो पूरे पाकिस्तान सर बिगाड़ इतना हो गया ना, इतना बिगाड़ हो गया, कोशिश करने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा। इन्हीं ड्रामाबाजी में और 2.5 साल गुजार दिए, और कितनी गुजारेंगे? लोगों को बेवकूफ, मैं कह रहे पढ़े लिखे लोग हैं कराची में, यहाँ हर आदमी PhD बैठा हुआ है, किसको बेवकूफ बनाएंगे? उधर जाके ठेले वाले से पूछो, वो भी ये सवाल का जवाब तो नहीं। सवाल का जवाब ये है, मैं बताऊं कि मैं मान गया, हम बुरे थे, हम चोर थे, हम करप्ट थे, सब थे। आप तो आ गए ना रियासती मदीना, रियासती मदीना में क्या हो रहा है? तकाल बाला का, आमिर का, आपके जो खैबर पुलिस के लड़के को भरना करके वीडियो बना के, ये आपकी पुलिस है। और फिर इनका अली बहुत क्या कहते हैं, जिस दिन एक कत्ल होगा वो उसका जो है जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होगा। भाई मैं फ्यूल की बात कर रहा हूं, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, मैं महंगी बिजली की बात कर रहा हूं। हमने किया, हमने गलत किया, उस वक्त बिजली नहीं थी, हमने वो रेंटल पावर बिल आया वगैरह, और हो गया ना, आपने करप्शन का लगा लिए, नवाज शरीफ ने वो बरी हो गए सारे हमारे जो राजा परवेज। अब सवाल मेरा ये है कि आप इन्हीं बातों पे और कितने बेवकूफ बनाएंगे आवाम को? अच्छा मैं वेरी क्विक आफ्ताब साहब इनका जवाब दे दें, फिर मैं रियान साहब की तरफ बढ़ूंगा। देखें रिजवान, कभी भी आप सवाल इनसे करें, नॉर्थ का जवाब इनके पास है, साउथ का आता है, ये कभी भी जवाब नहीं देंगे रेलेवेंट। आप बता दो 2.5 साल में आपने क्या आप बता दो ना, जवाब आने दें जी। ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती, हम तो नाइल थे, आप हैं ही नाइल। आपने सिंध में जो हालत की है, आपने कराची शहर के साथ जो हालत की है, आपने इंटीरियर सिंध के साथ हालत की है, कराची आपने डांस पार्टी में जो ऐलानात किए वो बता दो ना, 2.5 साल में कर दी, 3 महीने में क्या तूफान लाएगा, 6 महीने में क्या करेंगे? आज 2.5 साल गुजर गए, बताओ हमको जवाब दो। जवाब दे रहे हैं जी। गैर मौजूद बातें ना करें, आप नाइल लोग हैं, आपने कराची नाइल लोग हैं, नाइलों के सरदार आपके पास बैठा हुआ, हमें नाइल कह रहे हैं। इस वक्त रैनी सीजन शुरू हो चुका है, आपने बल्दियात को पैसे नहीं दिए, वो मेयर कब से आपके लिए रो रहा है। जवाब दे रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं इस तरफ ही आता हूँ, मुझे इधर ही आना था। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये जो रेनी सीजन की बात कर रहे हैं नाज़रीन, 2 हफ्ते पहले हमने यही इत्तेफाक से ट्यूसडे का दिन था, 2 वीक्स बिफोर हमने एक प्रोग्राम इस पर रखा कि भाई रेनी सीजन आने वाला है। हमने अब इदारों से बात की, अंदाज़ा ये हुआ कि यानी हमारे कॉल्स करने पर जो है वो हमें जवाब ये मिला कि जनाब इस पर तो अभी सोचा जाएगा, बात होगी। उसके बावजूद हमने जो है प्रोग्राम किया। रेहान हाशमी साहब फरमाइए, ये बहुत देर से जागी है पूरी लोकल गवर्नमेंट जो है, जो नाले जो हैं ये बहुत पहले साफ होने चाहिए थे और अब तो ये सेकंड टर्न होनी चाहिए थी, और आपने देख लिया कि एक घंटे की बारिश में कराची का क्या हाल हुआ। देखें, मैं पहले तो जो ग्राउंड रियलिटी की चीज़ें वो आपको बता दूँ, और ये रीचेक किया जा सकता है, हमारे पेज पे मौजूद है, ट्विटर पे मौजूद है। हमने तकरीबन 1 माह कबल पिछले माह मुख्तलिफ जगहों पर चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करना शुरू किया। उसके बाद जब एक ऑप्टिमम पॉइंट आ गया हमारा, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका तौर पर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर बल्दियात, वजीर आला, वजीर आजम, NDA में सबको आगाह किया, और ख़ास तौर पर NDA में कि उस तंबीह के बाद कि अर्बन फ्लडिंग रूनुमा हो सकती है, हम खाइफ थे,
हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की। फिर वजीर बल्दियात ने हमें टाइम भी दिया और उनके मजबूत रवैये से हम बहुत पुरुमीद भी हुए। और उन्होंने वादा किया था कि मशीनरीज या फंड्स डीएमसीज को एलोकेट करेंगे। मीटिंग्स हुई, 2 मरतबा और हुई उनके नुमाइंदगान से। वर्ल्ड बैंक का एक फंडेड प्रोजेक्ट है क्लिक, उसके जरिए उन्होंने केएमसी के साथ तो कोलैबोरेशन किया है, लेकिन उन्होंने खुद खर्चा किया सब कुछ, केएमसी को नहीं दिया। वर्ल्ड बैंक ने किया, केएमसी को नहीं दिया। अच्छा, मैं तो इस हद तक कह रहा हूं कि आप हमें ना दें, डीएमसी को नहीं दिया है। वाज़ेह रहे कि बल्दिया ज़िला बस्ती 51 यूसीज पर मुश्तमिल डीएमसी हुआ क्या, प्रैक्टिकल हुआ क्या, मैं बता रहा हूं, प्रोजेक्टी की रकम से तनख्वाह देने की भी कैपेसिटी नहीं है। हम ओन रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, फिर तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह भी मौजूद थी। हमने पिछले महीने शुरू किया था, ऑप्टिमम लेवल आया, 4 दिन पहले से हमने शुरू कर दिया है। हमारी अभी राइट नाउ भरपूर तरीके से 10 से 12 मशीनरीज, एक्सकेवेटर्स जो कि हायर किए हुए हैं। कुछ जगहों पर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं। सर आप आ रहे थे तो यकीन जाने मैं यहाँ स्टूडियो तक आया हूँ ना, मुझे 6 आदमियों ने रोक के कहा है कि रेहान हाशमी के जो इलाका है उसमें 5 स्टार चौरंगी और शादमान और बहुत सारे इलाकों में बताया कि वहाँ पे पानी जो जमा है। गारंटी दे रहा हूँ आपको, और मेरे पास वीडियो मौजूद है, और अगर आपके पास है तो अभी दिखा दें, क्योंकि कल रात को तमाम जगहें क्लियर थी। कुछ नशेबी इलाके हैं जहाँ पर प्रॉब्लम थी। अच्छा, ये तो है मामला। केडीए के पुल पे अभी भी पानी है। केडीए के पुल तो ग्रीन लाइन से पूछें, केडीए की जगह पर आप सही करें, वो एक नशेब का प्याला नुमा बना हुआ है, जहां पर जो हमारा ग्रीन लाइन से इख्तलाफ रहा हमेशा से, और हमने रिटर्न में भी दिया कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट को तो ऑन बोर्ड लें। आपको क्या पता कि कहां पर नशेब डालना है, मसला क्या है शहर का। एक तरफ डिप्टी कमिश्नर खड़ा हुआ है, एक तरफ कमिश्नर खड़ा हुआ है, एक तरफ केएमसी खड़ा हुआ है, एक तरफ केडीए खड़ा हुआ है, एक तरफ डीएमसी खड़ा हुआ है। और ये हाल होता है हमेशा बारिशों में कि यानी मेरे साथ तो खुद एक दफा ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी रोड से उड़ गई थी, और ये जैसे बोट जैसे बोट होती है ना, इस तरह गाड़ी बन गई थी। और आगे बताऊं जी, ये आपको याद दिलाता चलो, इसकी तस्वीरें मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब के सुनहरी दौर तक में इन इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं, यहाँ पर 2-2 दिन तक पानी खड़ा होता था। लेकिन मैं आज आपको गारंटी से कह रहा हूँ, कल बारिश हुई है, प्लीज। अभी खुश्क है, जगह नहीं है, बरसाती नाले, सेवरेज नाले बने हुए, ऑल्टरनेट निजाम बनाने की जरूरत है। इस शहर को कराची पैकेज की जरूरत है, इस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। मैं और अभी आप बात कर रहे हैं ना, एडॉकिज्म पे बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और इतनी गर्मी, इतना हब्स और इतना बुरा हाल, मैं एग्री करता हूं, उस पर लोड शेडिंग, और उसमें भी आई जहां पर आप शाहराह फैसल में फंसे हुए हैं, मैंने देखी है वो। आप कितनी देर तक फंसे रहे, क्योंकि मैं देर तक नहीं, लेकिन है, लेकिन चले कराची में तो है ना, और शाहराह फैसल जैसी जगह पर मैंने खुद वो वीडियो जो बिल्कुल अपलोड की। इसे बल्दियात जो है, तमाम तर वसाइल, हर चीज़ जो है आपके अख्तियार के अंदर है। मैं आपको बताऊं, लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्टर से लेकर हर बंदे से मैं ज़ाती तौर पर राब्ते में रहता हूं। मैंने 2 हफ्ते पहले सबको जगाया, झंझोड़ा, कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई थी, आप यकीन जाने। मेरे प्रोग्राम में वो नहीं आए, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जो है उसको प्रोग्राम को किया, लेकिन मैंने करके छोड़ा वो प्रोग्राम, रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये क्यों इतना देर से क्यों जागते हैं, क्यों प्रोग्रेस नहीं है? आपको याद होगा पिछले सब यही सफाई मुहिम कचरे के जो सवालात उठ रहे थे, तो सबसे पहले वज़ीर आला सिंध आया था, मेरी डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से उन्हें इफ्तिताह किया, जहाँ हमारा अकलौता MPA लियाकत अस्कानी साहब, अकलौता MNA कादर पटेल साहब, डिप्टी कमिश्नर, हमने मुहिम स्टार्ट किया। और इनका जो चेयरमैन है इज़हारुद्दीन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा अब तो इनके साथ है, अब तो कोई मसला ही नहीं है। आप यकीन करेंगे, जो मुहिम स्टार्ट कर दी, आगे पीछे हमने कहा गाड़ियाँ निकालो, तो हमें चेयरमैन ने बोला कि गाड़ी, अच्छा, चेयरमैन MQM का और वाइस चेयरमैन अजीज़ुल्लाह फरीदी साहब PTI का 5.5 अरब रुपए बजट है। उसके बाद CM, आपको याद होगा, 5-5 करोड़ रुपए फी डिस्ट्रिक्ट फौरी तौर पे दे दिया है। जब हमने मशीनरी मांगी तो इज़हारुद्दीन साहब कह रहे मशीनरी तो खराब है। भाई खराब है, हमने मीडिया के जरिए मालूमात की तो पता चल 80 लाख रुपए फ्यूल की मद में जा चुके हैं और खराब मशीनरी में, ये हाल है उसके बाद उनके उसके बाद अली ज़ैदी साहब आ गए टार्जन बन के, ओ जी ये करूँगा वो करूँगा, वही सदके और खैरात का तो आदत था, हर चीज़ की वो सदका से शुरू करते। कुछ दिन मुहिम चला कि वो ख़त्म हो गए। सवाल ये है कि देखिए बात ये होता है ना, तकरीबन मैं कहता हूँ 98% मेरे साथ एग्री करेंगे, बल्दियाती जो मुलाजिमीन है उनका डायरेक्ट इनकम से वास्ता है, डायरेक्ट इनकम के वर्कर है। जहां अगर सिंध गवर्नमेंट के बोलते हैं उनके अख्तियार नहीं, सारे अख्तियार के पास है, यही बात उन्होंने भी सीख ली PTI ने। ये मेयर रोता रहता है, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में उस केस में मौजूद था, और बल्कि मैं एक पार्टी का वकील था। आप चीफ जस्टिस के सामने एक लफ्ज नहीं बोला, चीफ जस्टिस से उनको ये बोला कि भाई आप बताओ मेरे साहब आपने क्या किया, वो आप कुछ नहीं बोला,
कि इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं, कुछ नहीं बोला। बाहर आके मीडिया के सामने इख्तियार, भाई अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, आपने 4 साल गुजार दिए, आप इस्तीफा देते, अभी 1 महीना रह गया, आप क्या करेंगे? अब तो रोने ही रोने आपने। सवाल ये है, वही बात आ गई है, ये इत्यादि है, ये पढ़े लिखे आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। सिद्दीकी साहब, मुझे JIT की तरफ बढ़ना है, इसको रिस्पॉन्ड कर दें आप, वेरी क्विक। जी देखें रिजवान, लास्ट ईयर की बात अगर ये कर रहे हैं तो लास्ट ईयर जो लेट्स ग्रीन कराची की एक कैंपेन शुरू की थी, अली जैदी हम सब उसमें शामिल थे और उसमें मेयर भी थे, सब लोग थे। 9 करोड़ 80 लाख में टोटल वो सफाई हम जो कर सकते थे की। असल में सिर्फ पूछना ये कि जिम्मेदारी ये किसकी है, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? तो वो हमें बता दी है, हम टेक ओवर कर लेते हैं फिर सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट ने किया है कि उन्होंने सीवेज बोर्ड को टेक ओवर किया, इन्होंने कराची सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिए, इन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया, इन्होंने कराची मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को सिंध मोटर व्हीकल बना दिया। सारे इख्तियारात ये लेते चले गए और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई इख्तियार तो आपके पास हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास थोड़ी है। मेयर अपना बेचारा रो रहा होता है कि उसके पास इख्तियार नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। रेहान हाशमी बैठे हुए हैं, क्या ये लेट्स क्लीन कराची का हिस्सा नहीं थे? लास्ट ईयर थे। आप देखें 9 करोड़ 80 लाख में कितना काम हुआ, पूरा कराची गवा है। उसके बाद हमारे पास फंड नहीं थे और तो सिंध गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। इन्होंने ये कहा था लास्ट ईयर, एक चीज का जवाब देते हैं, इन्होंने कहा था हम GTS बनाएंगे कराची शहर में। GTS गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन 3.5-4 भी नहीं है। रेहान हाशमी से पूछ लीजिए कितने हैं। 1 साल गुजर गया, इन्होंने नहीं किया। फिर हमने जो डंपिंग स्टेशन है वहां पे गए थे, मुर्तजा वहाब मेरे साथ थे, वो भी स्टैब्लिश हो गया कि कितना गार्बेज कचरा वहां जाता है। ये कराची के साथ सिंसियर है ही नहीं, इनका रवैया मुतसबाना कराची के साथ है। इनको कराची से वोट नहीं मिलता, कराची से ये बदला ले रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं कराची को। कराची को मोंजोडारो बना दिया। ठीक है जी, ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा क्योंकि बंदू खेल साहब सीनियर आदमी है, इनके मुंह से निकली हुई बात को मैं तस्दीक कर दूं ना। देखिए 4 साल बल्दियाती दौर में DMCs को सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की डायरेक्टर पे होकर 1 करोड़ रुपए एक DMC को दिया गया, जो कि नाकाफी है। जो विजहार साहब की बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, वो सॉलिड वेस्ट के पास मशीनरी सी, क्योंकि सॉलिड वेस्ट के पास सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के जरिए इंतजाम चलता है। और मैं DMC की बात कर रहा हूँ, मैं DMC की बात कर रहा हूँ, वेस्ट ईस्ट साउथ। गाड़ियां खराब थी, सॉलिड वेस्ट से पूछे क्योंकि सॉलिड वेस्ट के पास है GMC वेस्ट। मैं तो बात कर रहा हूं, अच्छा आपने मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, क्या कराची के अंदर काम करने वाले जो कराची के इदारे हैं, कराची वाले काम नहीं करेंगे? क्या वो चीको सलावाकिया से आएंगे? ओ भाई कराची वाला ही काम करेगा ना कराची के इदारों में। कराची वाला तो बेचारा वो बदकिस्मत है जो कि कराची के इदारों में भी उसको बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, दीगर शहरों में तो उसको जाकर जूते घिसने पड़ेंगे। नामुमकिन बात है। मुझे बताएं कि कराची के कितने लोग दीगर शहरों में सरकारी जॉब कर रहे हैं? सर ये फिर जो बात उन्होंने की है कि कराची से दुश्मनी है, भाई आपको जो अगले लाए वो भी रो रहा है कि किस बला को कराची हमारा है और हमारा ही रहेगा। और ब्रेक के वक्त JIT की जो है तीनों मुख्तलिफ जो JIT सिंध गवर्नमेंट ने इशू किया, उस पर बात करेंगे सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का JIT की तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहता चलूं कि बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं 2 दिन से कराची में जो बारिश हुई उसकी तबाही दिखाई जा रही है कि जनाब सड़कों पे पानी है। लेकिन एक चीज़ का और इदराक करना चाहिए कि बहुत तेज़ भी बारिश थी, बहुत ज़्यादा हवा थी। मकसद जो दरख्त लगे हुए हैं, अगर दरख्त गिर गए हैं तो इसका मतलब वो किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं गिराया, मकसद वो उसकी तबाही बहुत ज़्यादा थी। और लोग भी जो हैं, मैं लोगों से कहूँगा कि लोग भी बहुत जल्दी करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि नफ्सियात का मसला ऐसा है कि खौफ बैठा हुआ लोगों के जहनों में कि यार बस घर पहुँच जाएँ जल्दी, तो एक वक्त में सब सड़कों पर आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा वेट करें तो चीज़ें जो है बेहतर हो जाती हैं। बहुत सारी सड़कें हम भी तनकीद कर रहे हैं जहाँ पे पानी जमा हुआ, लेकिन मेजॉरिटी जगहें वो हैं कि जहाँ पर पानी चला गया, क्योंकि शायद पानी कम था, ज़्यादा नहीं था। कम पानी होगा तो कम ही जाएगा। ठीक है, कादिर खान मंदोखेल साहब JIT की तरफ आते हैं। ये डिसओन करने की जो बात है उज़ैर जान बलोच की को, मकसद आप भी इसी शहर में तमाम सहाफ़ी से लेकर जो भी सियासी वर्कर्स हैं सब जानते हैं कि क्या कुछ होता रहा है। कौन सी नई बात है जो कि JIT में सामने आ गई है? बल्कि बहुत सारी वो बातें हैं कि जो आनी चाहिए, जो लोगों को मालूम है, आपको हमें मालूम है, वो उसके अंदर मौजूद नहीं है जनाब। पहली बात तो ये कि अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कौमी असम्बली में एज ए मेंबर नेशनल असम्बली उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स नेशनल असम्बली में पेश किए
जो कि किसी ने देखे नहीं, उसने बोला ये GITS में फलाना। पहली बात तो इसमें 6 अदारों के दस्तखत होता है, ठीक है। अब 6 अदारों के दस्तखत है, अगर मैं उनकी बात मान भी लूँ कि उसमें 4 के दस्तखत थे, 2 के नहीं थे, तो कंप्लीट तो नहीं हुआ। एक भी नहीं है तो ज्वाइंट तो नहीं कैसे, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, ठीक है। तो इसका मतलब ये सबका मुतफिक होना, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो इल्जाम लगा रहे, ये GIT आपके सामने मेरे सामने पड़ा है, इसमें ISI के, MI के, रेंजर्स के, IB के, CTD के, स्पेशल ब्रांच के। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा वजीर आला, कौन सा बिलावल भुट्टो का, कौन सा पीपल्स पार्टी का दस्तखत है, वो तो बताओ जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। 4 अदारे तो डायरेक्ट वफाक के, ठीक है, हमारे कौमी अदारे हैं। अब जो स्पेशल ब्रांच है और CTD है, आपको पता है कि पिछले 2 IG साहिबान वहीं पे सवाल उठाया जा रहा है, उसी जगह पे सवाल उठाया जा रहा है। मैं आ रहा हूँ, पिछले 2 IG साहिबान कलीम इमाम का और AD ख्वाजा का, जितना उन्होंने सिंध के साथ, सिंध हुकूमत के साथ करना था वो कर चुके हैं, सबको पता है। इवन के SHO का इख्तियारात वज़ीर आला के पास नहीं था। अब मुझे बताओ अली ज़ैदी साहब इतने सारे मीडिया पे ये शोर मचा रहा है, ये किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ये ISI के ऊपर लगा रहे हैं, MI के ऊपर, किसके? आप मुझे बताओ, हर पेज पे दस्तखत है, एक पेज पे सबके दस्तखत है। अगर ये पीपल्स पार्टी ने बकाउल इन किया, अगर इसने चेंज किया, लेकिन MI ने दस्तखत कैसे कर दिया? वो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, और वहां पे जाने की जरूरत जाएंगे, ये अदारों को पूरे दुनिया में बदनाम करेंगे, जैसा गुलाम सरवर ने PIA को तबाह कर दिया। आप मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट में आप क्या लेने जाएंगे? लेकिन एक बड़ी वो लोग जिनको मारा गया 198 लोगों का खुद एतराफ जो कर रहे हैं, जो खून बहाया गया, उनकी तमाम फैमिली ये सवाल उठाती है, इसका जवाब मिलना चाहिए कि किसने, कौन था इसके पीछे? ये फ्रंट मैन जो थे, जो सामने थे, जिन्होंने सब कुछ किया, चले वो तो कस्टडी के अंदर आ गए, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वो कहाँ हैं? जहांगीर तरीन जो, देखिए किसी और को छोड़े, इस मौजूद की बात हो रही है। आप मुझे बताओ फ्रंटमैन आप किसे कहते हैं? आप इस GIT में मेरे सामने पड़ा, इसी तरह से अच्छा, जो एक लकीर, एक लफ्ज, रियान हाशमी साहब जो बात की, मेरी बात सुनो, मैं कानूनी आदमी, आप इसके ऊपर बात करें। सवाल आप कंक्लूजन देख ले, आप कंक्लूजन देख ले, इसमें एक कंक्लूजन है जो फाइंडिंग है, अगर एक लफ्ज पीपल्स पार्टी से मुतालिक है तो आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मिसाल के तौर पर जुल्फिकार मिर्जा साहब की बात की जा सकती है कि आज उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी छोड़ दी है तो क्या वो भी ड्राई क्लीन हो गए? इसी तरह से रियान हाशमी साहब, जो आपने अगर अपने कायद को डिसोन कर दिया है तो सारे लोग जो ड्राई क्लीन हो गए, जो PSP में चले गए, दूसरी जमातों में चले गए, सब जो वो धुल गए, जो 260 लोग जो है वहाँ पे जिंदा जला दिए गए, तो कौन जवाब दे उसका? देखें, एक कैटेगोरिक स्टांस होना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी का। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कारकुनान को, अपने साथ एफिलिएटेड लोगों को क्रिमिनल एक्ट की तरफ या टेररिज्म की तरफ माइल नहीं करती, ऑब्वियसली। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ज़ेरे निगरानी काम करने वाले कुछ अनासिर टेररिज्म की तरफ या क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ या हरासमेंट की तरफ राग़िब होते हैं और तो वो एक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको अपॉर्चुनिटी समझती हैं कि जनाब ये कुछ लोग हमें मिल गए हैं, अब इनके जरिए जो कमा सकते हैं, जो खा सकते हैं, मुखालिफिन को जो मार सकते हैं, इन्हीं के थ्रू करवा लो। जिस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ ना जी, वो ये है कि डिसओन करना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी को। मेरा ख्याल है यहाँ पर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कि किसी भी ऐसे एक्ट को की पजीराई करे, फरोग करे, बल्कि इसको कंडेम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मुझे बड़ी तशवीश है कि हमारे इदारे हमारे लिए क्रेडिबल होने चाहिए, क्रेडिबल है हमारे लिए, मगर आज अगर नेशनल टीवी पर बैठकर GITs को डिस्कशन किया जा रहा है, इदारों की क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? अगर और दूसरी चीज कि इंसाफ जल्द होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, जो भी ठीक है, इदारों की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होनी चाहिए लाजमी। और बहुत हो चुका, बहुत जुल्म हो चुका, बहुत बेगुनाहों का खून जो है बह चुका, इसका हिसाब होना चाहिए। वो खून जो है वो हिसाब मांग रहा है। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।